नमस्कार। आज के हमारे इस टॉपिक को लेकर के जिसका शीर्षक है हार्मनी इन फैमिली और आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में जस्टिस के लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को लेकर के मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रिस्पेक्ट और ट्रस्ट इन दो चीज़ों के बारे में बात की है। विश्वास क्या है और सम्मान क्या है। विश्वास और सम्मान के आधार पर जब हम अपने सगे संबंधियों के साथ जीने जाते हैं तो हम बहुत सारे और गुणों को भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और देखते हैं क्या है आज विशेष। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बात करी थी कि व्यक्ति जब संबंधों में जीता है तो व्यक्ति के संबंधों में जीने की स्थिति को हम 9 प्रकार के अलग-अलग भावों से प्रकट करते हैं और हम लोगों ने फाउंडेशन वैल्यू के तौर पर ट्रस्ट को और उसके बाद सम्मान को देखा है। आज हम लोग बात करेंगे फीलिंग्स के लेवल पे अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, इन सारी चीजों की। तो आज का जो हमारा जो पहला पॉइंट है जिसे हमें समझना है वो है अफेक्शन। और ह्यूमन वैल्यू की इस लेक्चर सीरीज को आप बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से समझें। अगर कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही है जिसमें आप समझ नहीं बना पा रहे तो आप जरूर इसकी सूचना कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफेक्शन को देखते हैं। अफेक्शन का अर्थ है स्नेह। तो जब हम अफेक्शन की बात करते हैं तो अफेक्शन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जरा उनको देख लेते हैं। अफेक्शन का अर्थ है द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। दूसरे के साथ या दूसरे को हम अगर संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव जो रखते हैं, और ये भाव किस प्रकार का होना चाहिए। संबंधी में स्वीकारने का जो भाव है ये किसी भी कुलुषित मानसिकता के साथ नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे विचार के साथ नहीं होना चाहिए जिसमें हम डिस्टिंक्शन करते हो। क्योंकि डिस्टिंक्शन के बारे में हम लोगों ने जिसे हम विभेद कहते हैं, भेदभाव कहते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने रिस्पेक्ट में पढ़ा है। तो जब हम बात करते हैं दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव, तो ये भाव निर्विरोध होना चाहिए। यानी ऐसा भाव जिसमें हम मानसिक तौर पर, जिसमें हम भावात्मक आधार पर बिना किसी भेद के, बिना किसी विरोध के हम दूसरों को अपने सगे या संबंधी के रूप में स्वीकार कर पाए। तो जब हम ये देखने जाते हैं कि हम किसे अपने संबंधी या सगे के रूप में स्वीकार करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर या जिन लोगों के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और जिनका हम सम्मान करते हैं, हम उन्हीं व्यक्तियों को निर्विरोध रूप से संबंधी के तौर पर स्वीकारने का भाव प्रकट करते हैं। तो ये एक प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कमिटमेंट है जिसे दोनों व्यक्तियों या दोनों पक्षों को पूरा करना चाहिए। यानी अफेक्शन एक प्रकार का ऐसा भाव है जिसे जिसे व्यवहार में लाने का, जिसे प्रयोग करने का जो कार्य है ये संबंधों में दोनों पक्षों का होना चाहिए। यानी जिस भी व्यक्ति के साथ हम संबंधों में हैं उसे भी इसी भाव से हमें स्वीकार करना है और मुझे भी इसी भाव को रख करके दूसरे व्यक्ति को जिसके साथ मैं संबंधों में हूं मुझे स्वीकार करना है। तो जब हम ये देखने जाते हैं कि दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारना है, तो जैसे ही हम ये बात करते हैं कि दूसरे को संबंधी के तौर पर स्वीकारना है, हम ये देखते हैं कि हम अपने अंतर से, अपने मन से जिस भी प्रकार के ऐसे विरोध हैं, जिस भी प्रकार के ऐसे विचार हैं
जो हमें दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने नहीं देते हैं, हमने उन सभी विचारों का त्याग कर दिया है। और ये विचारों का त्याग जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हम करेंगे। यानी हम अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे यदि दूसरे व्यक्ति को संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह भाव ही अफेक्शन कहलाता है। तो विश्वास के बाद सम्मान और सम्मान के बाद अफेक्शन यानी स्नेह का भाव उजागर होना चाहिए। क्या होगा अगर किसी व्यक्ति में ये अफेक्शन का भाव, ये जो स्नेह का भाव है, ये अनुपस्थित होगा, इसकी अनुपस्थिति होगी। तो यदि किसी व्यक्ति में अफेक्शन का भाव नहीं होगा तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के अंदर अपोजिशन, जिसे विरोध की भावना कहते हैं, जेलसी जिसे ईर्ष्या कहते हैं, ऐसी चीजें प्रदर्शित होने लगेंगी, लक्षित होने लगेंगी। तो अगर स्नेह की बात करें, हमें अपने सगे संबंधियों के मध्य, अपने परिवार के मध्य, हम जिन लोगों के साथ भी जी रहे हैं उनके साथ अगर हम इस भाव को देखने जाएं तो हम बहुत कम लोगों के साथ इस प्रकार का भाव पाते हैं। हम ज्यादातर अपने आत्मीय जो जन हैं, जो हमारे बहुत ही निकट हैं, जिनके साथ मैं अपने जीवन के अत्यधिक समय को और जिनके साथ मैं अपने भावों का आदान प्रदान करता हूँ, उन सारी चीजों के आधार पर अगर मैं देखने जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अफेक्शन का भाव जो है, दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव जो है, इसका क्षेत्र भी हमने बहुत सीमित कर रखा है। हम केवल उन्हीं को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं परिवार के अंदर जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है और कहीं ना कहीं जिनका हम उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर एब्सेंस होगा स्नेह के भाव का, स्नेह के भाव का अगर अनुपस्थिति कहीं पर भी होगी तो व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति विरोध का भाव, ईर्ष्या का भाव होगा। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो स्वीकार्यता न होने पर ही उत्पन्न होता है और ये व्यक्ति के किसी विशेष गुण धर्म या व्यक्ति के किसी विशेषता के आधार पर हम उसके साथ करते हैं। यानी व्यक्ति की किसी विशेष स्थिति, उसकी कोई विशेषता, उसकी जो भौतिक आधार पर स्थिति है, उसके आधार पर भी हम उसके साथ ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तो दूसरे को संबंधी के रूप में निर्विरोध रूप में स्वीकार करना, बिना किसी विरोध के, बिना किसी दूसरे भाव के जिसमें स्वीकार्यता नहीं बनती, ऐसे भाव को छोड़ करके अगर हम किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं तो ये स्नेह का भाव है। स्नेह के बाद अगली चीज जो आपको यहाँ क्रम में दिखी थी, आप वापस से मैं आपको ले जा रहा हूं। अभी हम लोगों ने स्नेह की बात की, स्नेह के बाद अगली चीज है जिसे हम ममता कह रहे हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो एक जैसी लगेंगी, लेकिन आपको उसमें अंतर समझना होगा, क्योंकि एक बार अगर आप इस अंतर को समझ पाएंगे तो आप इन बातों के लिए एक अपनी क्लैरिटी बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अफेक्शन, अफेक्शन के बाद केयर। अब देखते हैं कि केयर क्या है। तो इस स्लाइड पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो केयर अर्थात एक तो ममता दिख रही है, दूसरा गाइडेंस दिख रहा है। अब इन दोनों चीजों को हम लोगों को इस आधार पर देखना है। सबसे पहले ये देखें कि जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के प्रति ममता, तो ममता के भाव का क्या अर्थ है। और ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम ममता शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे ज्यादातर हमने स्त्री या मातृशक्ति से जोड़ रखा है। जब भी हम ममता की बात करते हैं तो कहते हैं कि ज्यादातर ये स्त्रियों में ही पाया जाता है। लेकिन देखें पहले कि असल में ममता वास्तव में क्या है। तो कहते हैं फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ माई रिलेटिव। ऐसे व्यक्ति जो मुझसे जुड़े हुए हैं या ऐसे व्यक्ति जो मेरे संबंधी हैं। जब हम बात कर रहे हैं केयर की, तो केयर का जो भाव है, ममता का जो भाव है, इसको समझने से पहले
हमें अफेक्शन यानी स्नेह के भाव को अपने अंदर स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि स्नेह का भाव क्या कहता है, दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारना ही स्नेह है। तो जब हम ये देखने जाते हैं कि दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारना स्नेह है, तो ममता का आधार क्या होगा? तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे शरीर के पोषण, संरक्षण और स्वीकृति का भाव रखता है, वो मेरे प्रति ममता का भाव रखता है। तो स्वीकार्यता अगर हम देखें, कोई व्यक्ति या कोई संबंधी जिसे मैंने अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करा है। अच्छा, जब हम कहते हैं अफेक्शन की बात, तो अफेक्शन में ये बात कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को संबंधी के रूप में स्वीकार करना, ये अफेक्शन है। तो क्या हम ये कहते हैं कि केवल वही लोग हमारे संबंधी होंगे? क्या केवल वही लोग हमारे से स्नेह रखने वाले होंगे जो हमारे परिवार से जुड़े हैं, या जिन लोगों के साथ मैं अपना जीवन ज्यादा समय व्यतीत कर रहा हूं? तो जब यहाँ पर हम ये देखने आते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अफेक्शन एक प्रकार का ऐसा भाव है जिसमें हम दूसरे को, दूसरे किसी को संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब एक बार हमने किसी व्यक्ति को संबंधी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो फिर हम ये देखें कि उसके अंदर ममता का भाव है क्या, ममत्व का भाव है क्या। अब ये ममत्व का भाव कहाँ से आता है? तो कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, ये कमिटमेंट रखना कि हमें दूसरे के शरीर का पोषण करना है और दूसरे के शरीर की सुरक्षा करनी है। तो जब हम दूसरे के शरीर के पोषण के अर्थ में, दूसरे के शरीर के सुरक्षा के अर्थ में जब हम देखते हैं, तो यह भाव कि दूसरे के शरीर का पोषण करना है, दूसरे के शरीर का की सुरक्षा करना है, यही भाव ममता का भाव कहलाता है। तो संबंधी के शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में जो भी भाव हो, वो ममता का भाव है। तो हम जब ये देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि शरीर के पोषण और संरक्षण का जो कार्य अगर हम परिवार के अंदर देखने जाते हैं, तो परिवार के अंदर ये जो कार्य है, ये ज्यादातर हमें स्त्रियों में दिखता है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के संचालन में स्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस अर्थ में, इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि शरीर के पोषण और संरक्षण की स्वीकृति का जो भाव है, वो ज्यादातर स्त्रियों में परिलक्षित होता है। अगर इसे आप देखने जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ज्यादातर घर के सभी सदस्यों के लिए, उनके शरीर के पोषण के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना, विभिन्न प्रकार के ऐसे संरक्षणदायी वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करना जो हमारे संबंधी या हमारे रिलेटिव्स जो हैं उनके लिए आवश्यक है, ये चीजें सुनिश्चित करने का जो कार्य है, ज्यादातर स्त्रियों में है। अच्छा, पुरुषों के आधार पर अगर देखें तो धन का अर्जन करने के लिए कार्य करना, ये ज्यादातर परिवारों में अगर आप देखें तो ये पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। स्त्रियां भी बहुत सारे कार्य कर रही हैं धन के अर्जन से संबंधित, और बहुत बड़ी योग्यता के साथ घर और अपने कार्य को भी देख रही हैं। लेकिन अगर हम बहुत पहले समय से इस चीज को देखने जाते हैं तो ये देखते हैं कि सुविधाओं का अर्जन करना, धन एकत्र करना, ये पुरुषों का काम रहा है। और घर के अंदर सभी व्यक्तियों की देखभाल करना, उनके शरीर के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना, उनके पोषण और संरक्षण का कार्य करना, ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में अगर आप देखें तो स्त्रियों ने ही इन कार्यों को करा है। तो इसी वजह से कहते हैं कि स्त्रियों में ये ममत्व का भाव ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि स्त्रियों का कर्तव्य अपने आप ये बन जाता है धीरे धीरे
कि वो जो जो कुछ भी संसाधन, जो कुछ भी वस्तुएं, जो कुछ भी धन, वस्तु, संपत्ति है, उसके माध्यम से वो अपने सगे संबंधी जितने भी हैं उनका, उनके शरीर का पोषण कर सके, उनके शरीर का रक्षण कर सके। तो ये जो क्रिया है ये ज्यादातर मातृ जो पक्ष में है वो दिखती है। तो अगर हम कहें कि व्यक्ति के शरीर का पोषण करना और उसकी सुरक्षा करना, अगर ये जिम्मेदारी हम देखें, ये कमिटमेंट हम देखें, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही जिम्मेदारी, यही कमिटमेंट ही स्नेह के बाद ममता के भाव को प्रदर्शित करता है। स्नेह का अर्थ क्या था? स्नेह का अर्थ था व्यक्ति को संबंधी के रूप में स्वीकार करना। और ममता का क्या अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति को मैंने संबंधी के रूप में स्वीकार करा है, जिस भी व्यक्ति को मैं संबंधी के रूप में मानने लगा हूं या मानने लगी हूं, उन्हें उन्हें पर्याप्त पोषण देना, उनके शरीर की सुरक्षा करना और इस दायित्व का निर्वहन करना ही ममता का भाव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बार अगर देखें ममता को हमने समझ लिया, तो गाइडेंस किसे कहते हैं, वात्सल्य क्या है? तो गाइडेंस का बेसिकली अर्थ लोग लगाते हैं मार्गदर्शन से। लेकिन मार्गदर्शन को अगर परिवार के संदर्भ में देखने जाएं तो मार्गदर्शन परिवार के संदर्भ में एक प्रकार से वात्सल्य है, ममता से थोड़ा सा आगे। तो अभी देखते हैं ममता से वात्सल्य क्या है, क्योंकि ये दोनों शब्द एक जैसे आपको लग रहे होंगे और इनका अर्थ भी समझने में थोड़ी सी समस्या आपको लग रही होगी। जब हम इंग्लिश के आधार पर देखें केयर, तो वहाँ केयर समझ में आता है, गाइडेंस वहाँ समझ में आता है। लेकिन हिंदी के आधार पर देखें तो एक का अर्थ ममता और दूसरे का अर्थ हमने वात्सल्य रखा है। ये ह्यूमन वैल्यूज में रखी हुई चीजें हैं, इसलिए क्योंकि इनको इसी अर्थ में आपको समझना है। तो देखते हैं गाइडेंस, गाइडेंस का अर्थ है वात्सल्य। तो ये वात्सल्य का भाव क्या है? तो कहते हैं फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेल्फ ऑफ माय रिलेटिव। ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपने दो चीजों को देखने की जरूरत है। आप जब केयर की बात करते हैं तो आप शरीर के आधार पर देखते हैं। आप जब केयर की बात करते हैं तो आप शरीर के आधार पर देखते हैं। आप जब गाइडेंस की बात करते हैं, गाइडेंस बेसिकली एक ऐसी योग्यता है या एक ऐसी क्षमता है जिसमें आप व्यक्ति के सेल्फ के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यानी आप शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए कार्य तो करते ही हैं। जब आप शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए कार्य करते हैं दूसरे के अर्थ में, तो ये ममता है। लेकिन जैसे ही आप उसके आई अर्थात सेल्फ के आधार पर कार्य करने लगे, उसके सेल्फ के प्रयोग के बारे में, उसके सेल्फ को सुनिश्चित करने के बारे में, उसके सेल्फ में विद्यमान गुणों के बारे में जब आप देखना और कार्य करना शुरू कर दें, तो इस भाव को ही वात्सल्य कहते हैं। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि शरीर के आधार पर पोषण, संरक्षण करना अपने रिलेटिव्स का, इसे हम ममता कह रहे हैं। गाइडेंस की बात हम तब कर रहे हैं जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हैं जो शरीर के लिए नहीं है, बल्कि उस शरीर के साथ जो सेल्फ है, उस शरीर के साथ जो आई है, उसके प्रति है। तो शरीर के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मेरे संबंधियों के शरीर के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, वो ममता में आता है। मेरे संबंधियों के सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ को और एनहांस और एडवांसमेंट के लेवल पे ले जाने के लिए जो मेरा जो कार्य है, मेरा जो कर्तव्य है, उसे मैं वात्सल्य कहता हूँ। तो अब अगर देखने जाते हैं तो वात्सल्य को कहते हैं कि संबंधी को समझदार व जिम्मेदार बनाने की स्वीकृति का भाव। अब समझदार या जिम्मेदार कैसे बनेगा? मैंने पहले भी बोला था कि जो समझदार है वो जिम्मेदार है। ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी एक उचित समझ बना ली है, जिस व्यक्ति ने भी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे ये सुनिश्चित कर लिया है
कि राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के आधार पर ही हम अपने जीवन को और उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने ये चीज इंश्योर कर ली, उसकी ये जिम्मेदारी है, जिसके अंदर भी समझ का भाव स्थापित हो गया, जिसने राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग जैसी चीजों को अपने अंदर स्थापित कर लिया, तो व्यक्ति वो व्यक्ति समझदार है। और एक बार वो व्यक्ति अगर समझदार है, तो उसे अपने आसपास रहने वाले या जिन लोगों के साथ वो जीवन यापन कर रहा है, जिन सगे संबंधियों के साथ वो रह रहा है, उनके प्रति भी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि स्वयं को समझ के स्तर पर लाना, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। राइट अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना, राइट फीलिंग को विकसित करना, तो स्वयं को समझ के आधार पर लाना, ये बहुत बड़ी योग्यता है। लेकिन जिन व्यक्तियों के साथ जी रहे हैं, हम उन व्यक्तियों को अगर देखने जाएं, तो हम ये देखते हैं कि हमें उनके समझ पर भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर भी हमें सही भाव सुनिश्चित करने हैं, उनके अंदर भी हमें सही समझ को सुनिश्चित करना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, स्नेह क्या था? अफेक्शन जिसे हम कह रहे हैं, तो अफेक्शन दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार करना है। केयर किसे कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि शरीर के प्रति, मेरे सगे संबंधियों के शरीर के प्रति मेरा जो दायित्व है, उनके शरीर के पोषण और उनके शरीर के संरक्षण के अर्थ में जो मेरा दायित्व है, उस स्वीकृति के भाव को अगर मैं देखूं तो वो केयर है। गाइडेंस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो गाइडेंस का अर्थ किस आधार पर हम देख रहे हैं? तो गाइडेंस का अर्थ हम देख रहे हैं सेल्फ के आधार पर। अर्थात जब हम अपनी जिम्मेदारी को अपने रिलेटिव्स के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम समझें, जिसमें हम उनके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, अर्थात उचित समझ और उचित भाव जैसी चीजों को सुनिश्चित कर पाए, तो हम गाइडेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि गाइडेंस का अर्थ मार्गदर्शन करना क्यों है। तो मार्गदर्शन शरीर के आधार पर नहीं होता, ठीक? मार्गदर्शन होता है विचारों के आधार पर, मार्गदर्शन होता है समझ के आधार पर, मार्गदर्शन होता है भाव के आधार पर। तो जब हम किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन का अर्थ है, अर्थात वात्सल्य का अर्थ है राइट अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना, राइट फीलिंग को विकसित करना, वो भी अपने सगे संबंधियों में। तो जब मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मुझे मेरे सगे संबंधियों में राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग को इंश्योर करना है, यही भाव जो है ये वात्सल्य है, ठीक? तो आज हम लोग सिर्फ तीन चीजों पर ही चलेंगे, क्योंकि एक साथ इन चीजों को समझना थोड़ा सा समस्या कर सकता है। तो धीरे धीरे हम छोटे छोटे पार्ट्स में इन चीजों को समझने के स्तर पे जा रहे हैं। आज हम लोगों ने शुरुआत की यहाँ से, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अफेक्शन की बात की। अफेक्शन के बाद हम लोगों ने देखा ममता क्या है। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूं, अफेक्शन का अर्थ है दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारना। केयर का अर्थ है मेरे सगे संबंधियों के शरीर के पोषण और संरक्षण के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को मुझे स्वीकार करना है, और जैसे ही मैं उस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं, मैं ममता के भाव को प्रदर्शित करता हूं। गाइडेंस की जब हम बात कर रहे हैं, अर्थात वात्सल्य, तो गाइडेंस क्या है? तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को मैं संबंधी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, उस व्यक्ति के अंदर सही समझ और सही भाव को स्थापित करने के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है, उसके लिए वात्सल्य या गाइडेंस के रूप में विद्यमान होंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नीचे आपको दिख रहे होंगे। पहला सवाल है, आर यू इंश्योरिंग बोथ केयर एज वेल एज गाइडेंस? क्या आप अपने सगे संबंधियों के प्रति ये दोनों प्रकार के भाव सुनिश्चित कर पाते हैं? आज हम परिवारों में देखें, आज हम समाज के अंदर देखें, तो केयर जो है वो सिर्फ नाम मात्र का है, और गाइडेंस का जो भाव है ये हम बाहर ढूंढते हैं। यानी
हम गाइडेंस को हम लोगों ने एक विशेष स्थिति से जोड़ दिया है। जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो हम प्रोफेशनल टीचर्स या उन्हें जिन्हें हम पैसे दे रहे हैं, हम उनसे इन गाइडेंस जैसी चीजों को जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना है कि गाइडेंस जैसी चीज हर व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, लेकिन पहले उसे ये सुनिश्चित करना है कि उसने अपनी फीलिंग को, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग को राइट बना लिया है या नहीं। तो अगर ये देखें आप कि क्या आप वास्तव में केयर और गाइडेंस ये दोनों चीजों को रखते हैं। और दूसरी चीज, एक दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा है कि क्या आप जब ये देखने जाते हैं कि गाइडेंस है या केयर है, तो क्या आप ये पाते हैं कि ज्यादातर हमें घरों में, परिवारों में केयर देखने को मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती। हम सिर्फ शरीर के पोषण और संरक्षण के अर्थ में तो कार्य करते हैं अपने संबंधियों के प्रति। माँ जो है बच्चे के पीछे पीछे लगी रहेंगी, खाना खा लो, और खा खा करके बच्चा बिल्कुल अपने शरीर की अवस्था को बदल देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या हम गाइडेंस के स्तर पर, क्या हम सही समझ और सही भाव को विकसित करने के आधार पर कार्य करते हैं क्या? क्योंकि बच्चों में ये विकृत भाव देखने को मिलता है। बच्चों में ये ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि उनकी समझ जो है विकसित नहीं हो रही। शरीर तो विकसित हो रहा है, शरीर का विकास, शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण, ये तो एक स्वाभाविक सा कार्य है। ये केयर का भाव व्यक्ति रखता अवश्य है, लेकिन इसे इस तरह से भी समझना है कि जिसे जब आवश्यकता होगी अपने शरीर के पोषण के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, एक बार अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो अपने संरक्षण और पोषण के लिए स्वयं जिम्मेदार होने लगता है। लेकिन कुछ घरों में या परिवारों में ये चीज देखने को मिलती है कि बच्चे पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में कार्य नहीं करते, तो वहां माँ बाप या और लोग जो संबंधी हैं वो उनके इन कार्यों को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। ममता तो दिखती है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं दिखता ज्यादातर परिवारों में। संबंधी को समझदार व जिम्मेदार बनाने की जो स्वीकृति है, ये स्वीकृति का जो भाव है, ये भाव ज्यादातर परिवारों में नहीं दिखता। क्योंकि हमने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया, तो हम ये समझते हैं कि गाइडेंस का काम टीचर्स का है, गाइडेंस का काम तो ऐसे लोगों का है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें कुछ सिखा रहे हैं। ये एक बार आप सुनिश्चित करें, ये आप देख पाए अपने अंदर कि क्या आपके साथ भी तो ऐसा नहीं कि ज्यादातर आपके शरीर के पोषण और संरक्षण के अर्थ में कार्य किया गया है, लेकिन गाइडेंस के आधार पर कार्य नहीं किया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझनी है कि गाइडेंस कौन कर पाएगा। गाइडेंस भी वो कर पाएगा, वात्सल्य का भाव भी वो रख पाएगा जिसने स्वयं के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग को सुनिश्चित कर रखा है। अब मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि बाहर जाओ, गेट पे अंकल खड़े हैं और उनसे जाके बोलो कि पापा घर में नहीं है। तो जब मैं स्वयं राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के आधार पर कार्य नहीं कर रहा हूं, तो मैं दूसरे को उन आधारों पर गाइडेंस कैसे दे सकता हूँ। तो ये भी सुनिश्चित करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वास्तव में मैं समझदारी और जिम्मेदारी के आधार पर कार्य कर रहा हूँ। चलिए, आज का ये सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। आप विचार करते रहिए, आप चीजों को समझते रहिए, और इस लेक्चर सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, इसी तरह से आप समय का बहुत उचित उपयोग करिए। इन भावों को अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर देखने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।